जो न्यूज़ कल रात आपने देखी थी, वो किसी ने लिखी थी। ये डॉक्यूमेंट्री उन लोगों के बारे में है जो डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी न्यूज़ देखेंगे और कौन सी नहीं। We have a breaking update on the situation. Officials are urging residents to remain calm as भारत में 900 न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर सिर्फ एक आदमी की ही न्यूज़ कवर करते हैं। आज मैं आपको वो 3 बड़े नंबर दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आपकी सोच जो ये कहती है कि आप न्यूज़ को समझते हैं, वो सदा के लिए बदल जाएगी। पहला नंबर है 5,277 करोड़। ये वो अमाउंट है जिसमें एक इंसान ने भारत के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल को खरीद लिया, एनडीटीवी। वही चैनल जिसने कारगिल कवर किया, 26/11 कवर किया, किसानों की सुसाइड को कवर किया और गवर्नमेंट से सीधे सवाल पूछे, और एक दिन अचानक उसका फाउंडर चेंज हो जाता है। दूसरा नंबर है 151, 151। वो नंबर जो भारत का ग्लोबल इंडेक्स दिखाता है, वो नंबर जो भारत का प्रेस फ्रीडम में ग्लोबल इंडेक्स दिखाता है 180 देशों में से। मतलब हम लोग रवांडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे आते हैं। रवांडा वो देश है जहां पर जर्नलिस्ट को गवर्नमेंट गोली मार देती है। फिर हमारे देश में 900 चैनल होने के बावजूद भी हम लोग 151वीं रैंकिंग पे क्यों स्टैंड करते हैं। तीसरा नंबर है 0। ये वो नंबर है जितनी बार देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिना स्क्रिप्ट के देश के जनता के सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन किसी मीडिया हाउस का आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो सवाल पूछता है वो चैनल बंद कर दिया जाता है। तो आखिर भारत का मीडिया कैसे मरा? चैप्टर 1, स्वर्णिम युग। किसी भी चीज की मौत को समझने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि वो चीज जीती कैसे थी। आइए चलते हैं 1975 के युग में। 1975 का समय जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भारत पर थोप दी थी। उसी समय सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया और डेमोक्रेसी घुटनों पर आ गई थी। उन अंधेरों में प्रेस ने आवाज उठाई, और उस दिन इंडियन एक्सप्रेस ने कोई आर्टिकल नहीं छापा, बल्कि सिर्फ एक ब्लैंक व्हाइट पेज को अपने न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर डाला। जो भी उस अखबार को उठाता वो समझ जाता। ये था प्रेस फ्रीडम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और फिर आया 1990 का युग। 1991 में भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया। भारत के दरवाजे बाहर के व्यापारियों के लिए खोल दिए गए, और तभी दुनिया भर के चैनल्स भारत में शुरू हो गए। स्टार न्यूज, आज तक, सीएनबी, आईएनबीएन जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल भारत में ऑपरेट होने लगे। बड़े से बड़े सवाल पूछने लगे, और भारत का मीडिया उस समय टॉप फॉर्म में था। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, तब तहलका नाम के एक अंडरफंडेड मैगजीन, छोटी सी मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके पूरे भारत को हिला दिया। जी हाँ, भारत का मीडिया उस टाइम इम्परफेक्ट था, लेकिन आजाद था और जिंदा था, और बड़े बड़े लोगों को डरा रहा था। चैप्टर नंबर 2, पैसों का फंदा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मीडिया हाउसेस को अरेस्ट से, सेंसरशिप से मारा जाता है, लेकिन भारत में एक बहुत ही एलिगेंट वेपन यूज किया जाता है, जिसका नाम है पैसा। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत में न्यूज चैनल और अखबार उनके सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं, लेकिन वो सरवाइव करते हैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर, और उनका सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है गवर्नमेंट। भारत की सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और पीएसयू कंपनीज, ओएनजीसी, बीएसएनएल, एलआईसी, ये सब एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे बड़े ग्राहक हैं न्यूज़पेपर के। आप सोचकर देखिए, कोई भी बड़े से बड़ा न्यूज़पेपर आज आपको 5 से 6 रुपए में मिल जाता है। आपको क्या लगता है, इन पेजेस को छापने का, एडिटर को हायर करने का, प्रेस रिपोर्टर को हायर करने का खर्चा क्या इस 5 से 6 रुपए में मैनेज हो जाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक आंकड़े के अनुसार सिर्फ 15% कॉस्ट ही कवर हो पाती है जो सब्सक्रिप्शन से ली जाती है। बाकी की कॉस्टिंग एडवर्टाइजिंग पर डिपेंड करती है, और कुछ केसेस में तो 100% कॉस्टिंग ही एडवर्टाइजर्स पे डिपेंड करती है। और यही एक्सेसिव डिपेंडेंस एडवर्टाइजर्स पर जन्म देती है मीडिया की बिकवाली को। मतलब जिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको लिखना है अखबारों में, वही गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है वो न्यूज हाउसेस, वो टीवी चैनल चलाने के लिए। 2,447 करोड़ ये वो अमाउंट है जो मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के रूप में न्यूज चैनल्स और अखबारों को दिया है। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इस अमाउंट के साथ अगर आप पीएसयू और बाकी कंपनीज को ऐड करेंगे,
बीजेपी या बाकी पॉलिटिकल पार्टी के इंडिविजुअल बजट्स को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए उस गवर्नमेंट या उस पार्टी के खिलाफ बोलना नामुमकिन साबित होता है। कुछ ऐसा ही हुआ 2009 के इलेक्शंस में, जहां पर यह पाया गया कि कुछ न्यूज़ चैनल पर्टिकुलर कैंडिडेट से पैसा लेकर उस न्यूज़ को कवर करने के नाम पर उसकी पेड एडवर्टाइजिंग तक कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने 2009 से 2014 के बीच कुल 1400 केसेस पेड एडवर्टीजमेंट के पाए, जहां पर 17 स्टेट के अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम ये केसेस रजिस्टर हुए। पंजाब के एक लोकल न्यूज़पेपर ने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं पेड न्यूज़ से, और तभी गवर्नमेंट ने आदेश दिए कि पेड न्यूज़ को एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में देखा जाना चाहिए। तो अब पैसा एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां पे सेंसरशिप ही सर्वाइवल है। मतलब अगर कोई न्यूज़पेपर सेंसरशिप करेगा तभी वो सरवाइव कर पाएगा, और शायद यही कारण है कि बड़े बड़े न्यूज़ के एंकर्स आज अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं उस चैनल में काम करने की बजाय, ताकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से भारत में न्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएं। भारत में न्यूज़ चैनल की फ्रीडम आप इस बात से नाप सकते हैं कि प्राइवेट एफएम रेडियोस को किसी भी प्रकार की इंडिपेंडेंट न्यूज़ देना अलाउड नहीं है। आज भी गवर्नमेंट की एफएम न्यूज़ में मोनोपोली है, वहीं पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग करोड़ों में जाती है। तो किसी भी न्यूज़ चैनल की सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट उन्हें ऐड देगी या नहीं। बीएआरसी टीवी रेटिंग्स को इंडस्ट्री बॉडी डिस्क्लोज नहीं करती है और इसे पब्लिक से छुपा कर रखा जाता है। और आज भी पेड न्यूज़ को पार्लियामेंट में क्रिमिनल ऑफेंस में रखा गया है, लेकिन कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया गया है। चैप्टर 3 बड़ी खरीदारी। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि कैसे मीडिया बिकने की कगार पर थी, क्योंकि उन्हें पैसे देने वाली गवर्नमेंट थी, वही गवर्नमेंट जिसके अगेंस्ट वो मीडिया लिखना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन फिर भी एक लाइन थी जो कभी क्रॉस नहीं हुई थी। ओनर जर्नलिस्ट नहीं थे और जर्नलिस्ट ओनर नहीं थे। लेकिन 2014 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुकेश अंबानी ने मीडिया हाउस में इन्वेस्ट किया और उन्होंने न्यूज़ 18 को खरीद लिया। न्यूज़ 18 वही चैनल था जिसके पास टोटल 72 चैनल्स थे। मतलब मुकेश अंबानी ने भी खुद अनाउंस किया कि उनके 72 चैनल अब भारत के 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं। मतलब भारत की 95% व्यूअरशिप मुकेश अंबानी के हाथों में आ गई और पूरा मीडिया मुकेश अंबानी के कठपुतली बनकर रह गया। एनडीटीवी, जिसे इंडियन मीडिया हाउसेस का आखिरी किला माना जाता था, वो भी एक दिन ढह गया। 1984 में स्टार्ट किया गया ये चैनल एक पति पत्नी का प्राइवेट चैनल था, जिसे धीरे धीरे उन्होंने बड़ा बनाया। 2002 के गुजरात दंगे हो या फार्मर्स का सुसाइड का मामला हो, उन्होंने बेबाकी से कवर किया, गवर्नमेंट से सवाल पूछे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब इसे भी एक्वायर कर लिया गया। 2009 में गौतम अडानी ने VCPL कंपनी के थ्रू एक लोन के थ्रू इस चैनल में एंट्री मारी और 29% स्टेक इस चैनल में खरीद लिया। इसके बाद चैनल के फाउंडर्स प्राण रॉय और राधिका रॉय ने रिजाइन कर दिया। रवीश कुमार, जो इस चैनल में प्राइम टाइम चलाते थे, उन्होंने भी इस चैनल को छोड़कर यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर लिया। और देखते ही देखते गौतम अडानी की साझेदारी इस चैनल में 60% से भी ज्यादा हो गई। मतलब एक और मीडिया हाउस बिक गया और एक बड़े बिलियनियर की जेब में जाकर बैठ गया। आइए अब हम काउंट करते हैं। मुकेश अंबानी के पास नेटवर्क 18 है, जिसमें 72 चैनल्स आते हैं। वहीं उन्होंने जियो हॉटस्टार के कोलैब के बाद 120 चैनल और खरीद लिए हैं। वहीं गौतम अडानी के पास एनडीटीवी है, जिसके अपने 2 चैनल हैं। मतलब पूरे मीडिया हाउसेस का अधिकार इन 2 बड़े बिलियनियर के हाथ में आ गया है। मतलब 2 बड़े बिजनेसमैन, दोनों गुजराती और दोनों मोदी के साथ। अब सभी मीडिया हाउसेस का ये मानना है कि अब अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस बचा है तो वो सिर्फ इंटरनेट पर बचा है, और बड़े जर्नलिस्ट जैसे रवीश कुमार अब इंटरनेट पर आकर बेबाकी से अपनी बात कहने लगे हैं। चैप्टर 4 डर का खेल। चैप्टर 2 में हमने बताया था कि कैसे सारे मीडिया हाउसेस को फाइनेंशियली ट्रैप किया गया। चैप्टर 3 में हमने बताया था कि कैसे ओनरशिप को कंसोलिडेट किया गया। चैप्टर 4 में हम बात करने वाले हैं उन मीडिया हाउसेस की जिन्होंने इस पर्टिकुलर ओनरशिप के अंदर आने से मना कर दिया। उनके खिलाफ लागू किया गया UAPA। 1967 में एक लॉ बनाया गया था जिसका नाम था UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट।
इसमें किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऐसे इंसान जो बॉम्ब बनाने या आर्म रिबेल होता है उसको रोकने के लिए यूएपीए लागू किया जाता था। 2019 के बाद ये लॉ जर्नलिस्ट पर भी एक अमेंडमेंट के बाद लागू किया जाने लगा। इस लॉ के मुताबिक किसी भी इंसान को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है शक के बिना पर। बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और 180 दिनों तक चार्जशीट फाइल करना भी कंपलसरी नहीं है। अभी तक 15+ जर्नलिस्ट को यूएपीए एक्ट के अंदर बुक किया जा चुका है। 154+ जर्नलिस्ट को आज तक गवर्नमेंट ने डिटेन किया है और मल्टीपल अरेस्ट के वारदात उनके साथ हो चुकी है और उनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जो जनता की आवाज भी बन चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हर जर्नलिस्ट को अरेस्ट करके ही डराया जाए। जब एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाता है तो हजारों जर्नलिस्ट वो स्टोरी छोड़ देते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री लीजिए जो 2002 गुजरात रॉयट्स पर बनाई गई थी। जनवरी 2023 में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई सिर्फ यूके में, क्योंकि इंडिया में ये डॉक्यूमेंट्री पहले ही बैन कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही जनवरी 2023 में इसे रिलीज किया गया, फरवरी 2023 में बीबीसी के मुंबई दफ्तर पर टैक्स की रेड हो जाती है। गवर्नमेंट का कहना था कि ये एक रूटीन सर्वे है, लेकिन आप भी समझ गए होंगे कि उनके कैमरों को बंद किया गया, उनके लैपटॉप को कॉन्फिस्केट किया गया और एक मैसेज दिया गया कि जो हमें नापसंद है वो इंडिया में नहीं चल सकता। और शायद यही कारण है कि भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151 पर स्टैंड करता है 180 कंट्रीज में, जिसे वेरी सीरियस की कैटेगरी में डाला गया है। 2014 में ये 140वें रैंक पर था और ये गिरकर 161 तक जा चुका है, लेकिन अब स्लाइटली रिकवर करके 151 पर आ गया है। भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और ऐसे डेमोक्रेटिक देश में प्रेस फ्रीडम का 151वें नंबर पर होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब मीडिया पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया जा सकता तो एक बड़ा टूल काम आता है, इंटरनेट बंद कर देने वाला। 2016 से 2023 के बीच 771 बार इंटरनेट को बंद किया गया। सिर्फ 2024 में ही 84 बार इंटरनेट को बंद किया गया। भारत ऐसा करने वाला सिर्फ दूसरा देश बना म्यांमार के बाद। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात की जाए तो भारत सबसे पहला देश था। कश्मीर में तो अलग ही कहानी चल रही थी। अगस्त 2019 के बाद धारा 371 हटी और उसके बाद 552 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। मतलब 1 साल से भी ज्यादा के लिए इंटरनेट एक्सेस अलाउ ही नहीं किया गया। बहुत सारे जर्नलिस्ट को कश्मीर में एंट्री तक नहीं दी गई। किसी भी मीडिया हाउस या फॉरेन मीडिया तक को कवरेज करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। तो दोस्तों, अब आपको समझ आया होगा कि भारत के मीडिया की डेथ कैसे हुई। फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वीडियो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, ना ये बीजेपी के अगेंस्ट है, ना ये कांग्रेस के अगेंस्ट है, लेकिन ये वीडियो बनाया गया है ताकि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन को पता चले कि उसके कानों तक कौन सी आवाज नहीं पहुंच रही है। दूसरी बात, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन को किसी भी मीडिया हाउस पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए, स्पेशली उस पर जहां पर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी की एड्स चल रही हों, क्योंकि हो सकता है वो मीडिया हाउस उन पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में काम कर रहा हो। किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार होता है इन्फॉर्म्ड सिटीजन। तो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनिए और सवाल पूछने का अधिकार अपने पास रखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर इन्फॉर्म्ड सिटीजन तक ये वीडियो पहुंच पाए।